अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, मेरे साथ हैं सुहेल रशीद। आज सुप्रीम कोर्ट में दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक, इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है। दूसरा, PTI ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम का जो एक्ट है, जो बताया जा रहा है अभी गज़ट नहीं हुआ, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी है वो उस पर पहले बात करते हैं। और उसमें जो एक चीज़ नई आई है कि वकील चेंज हो गए। अब जो है सजील सवाती साहब वकील हैं इलेक्शन कमीशन के। ये वो वकील हैं जब 90 दिन के अंदर इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी इलेक्शन कमीशन को, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराए जाएँ। तो जो रिव्यू दायर किया था वो सवाती साहब ने किया था, तो उनकी परफॉर्मेंस को बगैर ये लग रहा है कि मद्देनज़र रख के उनको दोबारा इंगेज किया गया। दूसरा, जो मेरी कुछ हुकूमती लोगों से बात हुई तो वो सिकंदर बशीर मोहम्मद की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। उनका ये कहना था कि जी सिकंदर साहब ने एक तो जो ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा की तरफ से वाज़े डायरेक्शन या आर्डर नहीं होता था, उनको क्या ज़रूरत थी जो है वो ये सारे रिकॉर्ड में जमा कराने की सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेशन पेपर PTI वालों के, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिफरेंशिएट कर दिया है कि 39 लोग तो ऑलरेडी उनकी जो एफिलिएशन है वो PTI के साथ है और 41 जो हैं वो आज़ाद हैं। और ये अगर उनके बकौल के अगर ये सिकंदर साहब ये डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड नॉमिनेशन पेपर का ना जमा कराते तो ये ना होता। फिर आपको याद होगा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक नोट में ये बात की थी कि जो इलेक्शन के दौरान, कैंपेन के दौरान जो शिकायत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई उसका रिकॉर्ड दिया जाए। तो जस्टिस काजी फाइसा फ़ौरन उस पर कहते हैं कि जी नहीं, वो मैटर जो है वो दूसरा है, इसके साथ उसका मुनासिब नहीं है, इसके साथ उसको सुना जाना, तो वो ऑर्डर नहीं किया गया था। तो अब मालूम हो रहा है कि रिकॉर्ड जब किसी केस में ना जमा कराया जाए तो उसके क्या मकसद होता है। और इस वक्त अगर आप देखें तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, नून लीग, पीपल्स पार्टी, और दूसरी तरफ जो है वो 8 जजेस और PTI का मामला है जो उनको सीटें हैं, और सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है। सुप्रीम कोर्ट में अगर इस वक्त जो कुछ भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन और जो कुछ कर रही है पार्लियामेंट मौजूदा हुकूमत, उसकी वजह सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है। सुप्रीम कोर्ट का एक तबका जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है उनकी लाइन और लेंथ हुकूमत के साथ जो है वो बिल्कुल मिली हुई है। तो इस वजह से बहुत मुश्किलात भी होंगी सुप्रीम कोर्ट को 12 जुलाई के फैसले पे अमल दरामद पे। तो बात करते हैं सुहेल से कि जी आज जो रिव्यू दायर हुआ, सुहेल ये ज़रा बताएं कि उसकी मेन जिस्ट क्या है। देखें, रिव्यू की जो जिस्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो इख्तिलाफी नोट आया है ना 2 जजेस का, दायरा इख्तियार में जिसकी बड़ी बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है कि वो PTI को ये रिलीफ दे। नज़रसानी की जिस्ट भी यही है। उन्होंने कहा कि दायरा इख्तियार से बाहर जाकर ये रिलीफ देने जैसा है, और उसके साथ चूँकि अभी तफसीली फैसला आया नहीं था, एहतियातन उन्होंने मुकम्मल इंसाफ का जो दायरा इख्तियार है उसको भी डिस्कस किया है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि मुकम्मल इंसाफ का जो इख्तियार है वो भी लिमिटेड है और वो भी आपको एक नई जुरिस्डिक्शन नहीं देता, वो सिर्फ एक प्रोविजन है। तो लिहाजा आप उसके तहत भी ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकते। और साथ इलेक्शन कमीशन ने दोबारा अपने उस स्टांस को दोहराया है कि हमने कोई भी किसी किस्म की गलत तशरीह नहीं, लेकिन जनवरी 13 का जिक्र नहीं है। जनवरी 13 की डेट का नाम नहीं दिया, लेकिन हवाला तो दे दिया। देखें, सुप्रीम कोर्ट के तकरीबन 11 जजेस ने, बल्कि 10 जजेस ने, जैसे यही अफरीदी का मुझे याद नहीं, इन्होंने कहा कि जनवरी 13 में इलेक्शन कमीशन ने जो इंटरप्रिटेशन की वो ठीक नहीं, PTI एज ए पार्टी रहनी चाहिए, वो एक फाइंडिंग थी। उस फाइंडिंग पे स्पेसिफिक इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब दिया कि जनवरी 13 पे हमने बिल्कुल ठीक किया, इस ग्राउंड पे किया, या वो मान रहे हैं कि हमने इंटरप्रिटेशन ठीक जनवरी 13 की डेट नहीं उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि हमने इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की, किसी फैसले की, ये गलत है, हमने कोई गलती नहीं की। नहीं, लेकिन वो नाम इस वजह से नहीं लिया माजी, क्योंकि हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन और काजी साहब हम ख्याल भी हैं थोड़े थोड़े, तो एक वजह ये भी हो सकती है कि कहीं वो ना हो, क्योंकि जनवरी 13 का फैसला वो उन्होंने लिखा। जी, क्योंकि दौरान समाज चीफ जस्टिस ने कई बार भरमे का इज़हार किया था कि आप बार बार 13 जनवरी के फैसले का क्यों जिक्र कर रहे हैं, या तो उसे खोल के पूरा पढ़ लें या ये है। लेकिन उसमें फिर आगे वो ये फरमाते थे चीफ जस्टिस साहब कि हमने तो उसमें ये कहा ही नहीं जो इन्होंने किया, अगर कोई गलत तशरीह करे तो उसका क्या इलाज है। हाँ। तो इलेक्शन कमीशन को ये समझना चाहिए कि फैसला देने वाले काजी साहब भी ये कह रहे हैं कि आपने गलत तशरीह की है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर जनवरी 13 के आर्डर
को उन्होंने डिफेंड नहीं किया कि उनकी इंटरप्रिटेशन को, तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि उनकी इंटरप्रिटेशन गलत है। नहीं, तो फिर तो केस उनका कमजोर नहीं, मान नहीं रहा। जनवरी 13 का अगर उन्होंने नाम नहीं लिखा ना, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में कहा कि हमने गलत तशरीह किया एक पार्टी को महरूम रखने के लिए, ऐसी कोई गलत तशरीह हमने नहीं की। उन्होंने उसका जवाब दिया है, सुने ना, उन्होंने कहा कि जब एक बंदा किसी अपनी पार्टी का टिकट या वाबस्तगी वो आरओ के पास जमा नहीं कराता तो तब उसे हम पार्टी का डिक्लेयर नहीं कर सकते, आज़ाद उम्मीदवार आज़ाद होता है, ठीक है। और उसके बाद इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं, हाँ, उन्होंने पूरा जिक्र किया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि 15 दिन का जो नया वक्त आप उन्हें दे रहे हैं ये भी आप नहीं दे सकते, ये भी खिलाफ कानून है। बज़ाहिर सुहेल ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल और इलेक्शन कमीशन के लिए परेशानी है। जनवरी 13 का खुल के ना दिफा कर सकते हैं, ना वो ये कर सकते, तो नाम नहीं ले सकते। हालांकि मैं समझता हूँ कि पूरा जिस्ट अगर देखें, पूरा केस 8 जजेस की फैसला मेजॉरिटी का, उसकी बेस है जनवरी 13 का फैसला कि जी उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक, उस पे आप कह रहे हैं कि 2 लाइनें इनडायरेक्टली लिख दी कि हमने कुछ नहीं किया जी। जनवरी 13 पे जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की उस पे कायम रहना था ना, और उस पे वो बल्कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन जो उनके सामने थी क्या गलत की। ये तो वैसे बात है कि इलेक्शन कमीशन क्यों अपना जो पॉइंट जो स्ट्रांगली इस चीज़ को डिफेंड कर रहा है, उसमें तो जो आप कह रहे हैं 2 लाइनें, उनको तो कम से कम 5 पैराग्राफ इस पे लिखने थे। बिल्कुल लिखने चाहिए थे, लेकिन वो चूंकि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ओवरऑल मजाज किया है, बिल्कुल चीफ जस्टिस काजी फैसल जब खुद ये कह चुके हूँ कि जी आपने तशरीह गलत की है, दबे लफ्जों में ही सही, लेकिन कह चुके हैं जी कि हमारे फैसले में तो ये चीज़ नहीं थी जो आपने की। लेकिन इस मामले की थोड़ी स्पिरिट को दोबारा, चूंकि जनवरी 13 आपने 3 बार जिक्र किया है, तो जनवरी 13 आप असल में मसला ही वो है। नहीं, मसला पता है क्या है, हम चले कहते हैं जी हम ना शक करते कि इसके पीछे कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। 56,000 पेंडिंग केसेस हैं, आप खुद कहते हैं जी कि तरतीब से केसेस चलने चाहिए, और उस वक्त आपके पास एक इलेक्शन कमीशन की अपील आती है जी कि इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं है। आपको पता है, आप यहाँ पे तय करा चुके हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, आम इंतखाबात, और आपको पता है कि एक बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पल्ले का निशान है। आप एक समाअत करते, फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दे और तरतीब में उसकी समाअत रख लेते ना इलेक्शन के बाद। क्या जरूरत थी डे टू डे सुन के फिर आधी रात को जाके, जिस दिन कागजात जमा कराने की आखिरी दिन है, उधर कागजात जमा कराने का टाइम गुजर रहा है, इधर फैसला। देखे ना, अभी पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया पीटीआई के हक में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन आता है, रस्ते में अभी इलेक्शन कमीशन की रिव्यू आती है, यहाँ से टिक्कर चलने शुरू हो जाते हैं कि जी नज़रसानी जो है वो फिक्स हो गई है और नज़रसानी फलां कल डेट को 3 रुकनी बेंच सुनेगा। अब ये देखें ना, और फिर हफ्ते वाले दिन जो जिस तरीके से रात आपने देखा होगा कि 11-12 बजे तक इधर वो जो कह रहे थे ना कि जी उन्होंने टिकट क्यों नहीं पीटीआई, उस वक्त हालात आपके सामने थे, पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस जो मेजॉरिटी पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस की बुनियाद। अब कहते हैं जी वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी होती है कि आप एक जो है वो जो कोर्सिव एक्शन है उनको एंडोर्समेंट के लिए आप कोई चीज़ करें तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। लेकिन राइट ऑफ वोट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई चीज़ माजी से होती है तो उसको कैसे आप डॉक्ट्राइन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ना, कोई ट्रायल कोर्ट तो नहीं है जहाँ पे कत्ल का केस चल रहा है जी कि ये फिंगरप्रिंट्स आएंगे, मंगवाएंगे, लाश बेशक सामने पड़ी है लेकिन फिर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट है, उसके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिन वकील साहब को अब चेंज किया है वो खुद आके डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं कि लोगों ने पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर कर रखी थी, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा जब बन जाता है वो फाइल पे आ जाती है चीज़। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको सिर्फ इसलिए आंखें बंद करके नज़रअंदाज कर दे क्योंकि ये मामला जी अलग होगा और उसको अलग देखा जाएगा, इसको अलग देखा जाएगा। ये निटी-ग्रिटीज़ में जाने का नहीं होता। फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज करती है, और सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ आइन के आर्टिकल्स हैं वो मोतबर और कुछ मलूम तो नहीं होते ना। अगर फर्ज किया हो तो शरीफ फैसले में कहते हैं हमने मुकम्मल इंसाफ ही किया है, तो या तो आप 187 को खारिज कर दें आइन से, या अगर वो बरकरार है तो उसके तहत आप पूरे एहतराम के साथ उसके सामने सर झुकाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जी ये आर्टिकल बदनाम हो गया, बदनाम तो नहीं होता ना, वो आइन का हिस्सा है, जब निकाल लेंगे आज तक है। अच्छा, ये कहते हैं जी पीटीआई तो पार्टी नहीं तो वो कैसे बेनिफिट? पीटीआई पार्टी नहीं थी तो इलेक्शन कमीशन का बड़ा इलेक्शन कमीशन, हालांकि इसमें गाई साहब उनके साथ नहीं है, जमाल मंदोखेल साहब भी नहीं है या अफरीदी साहब भी नहीं है। सब ने कहा पीटीआई को वो 2 सीटें रिजर्व दो, जितनी दो, क्योंकि उनके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने मामला छोड़ा कि वो बाइफरकेट करे और देखे कि किनकी की एफिलिएशन है, उसमें ख़तरा मेजॉरिटी जजेस को ये था कि इलेक्शन कमीशन मनूवर कर लेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिस तरह मुस्तदी दिखा रहा है। मुझे ये बताएं एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग में इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है? ये रिजर्व सीटों में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है, इंटरप्रिटेशन होगी। इलेक्शन कमीशन इससे बढ़ चढ़ के क्या वो इस डिज़ाइन पूरे जो इस वक्त पूरा एक सेम पेज चल रहा है उसका हिस्सा है?
देखें, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों का जब केस चल रहा था उस दौरान भी बेंच की जानिब से ये बारहा कहा गया कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रहना है। लग ये रहा है कि आप भी कोई केस जीतने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। आपने केस जीतने नहीं आना होता है, आपने एक फैक्चुअल पोजीशन अदालत के सामने रखनी होती है और अदालत जो मामला तय करे आईनी तौर पर। आपने कोई फरीक तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं केस हारता, इलेक्शन कमीशन ने एक्ट करना है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन को आगे जिद नहीं लगानी कि नहीं हम ठीक हैं आप गलत हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये लगा रहा है। और वो जिस तरीके से उस दिन रवैया था और अब जिस तरह ये जो हम देखा गया, बजाय तो ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को पे चढ़ाई कर रहा है। ये जो रिव्यू है कि जी आपका इख्तियार नहीं है, उनको आइन पढ़ाया जा रहा है कि आर्टिकल 187 ये है वो है, तो वो आप उसको ठीक से पढ़ाएंगे। मेरा ख्याल है जब भी नजरसानी लगेगी ना, एक दो से पहले तफसीली फैसला आ चुका होगा और वो तफसीली फैसला मुमकिन तौर पर ये जितनी रिव्यू पटिशन है ना इनको गैर मुस्तरद सा कर देगा। अच्छा ये मुझे बताएं कि मेजर डिवीजन 2 जजेस मिनारिटी वाले अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल, ये सारे पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस से ज़रा पैनिक में है कि जिनकी ये इलेक्शन कमीशन ने अपने रिव्यू में पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस का जिक्र किया है कि आपने इस बुनियाद पे क्यों ये सीटें पीटीआई को दी। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मोहतात लैंग्वेज यूज़ किया अपने तय कि वो किसी को ऑफेंड ना करें, लेकिन उन्होंने किया है ऑफेंड फिर भी, क्योंकि वो जब सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आप नहीं हम ठीक हैं और हमारी तशरीह ठीक है, तो उसमें एक चीज़ समझने वाली है कि वो बात ये 8 जजेस को नहीं कह रहे, वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को भी कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं जी, आपने बेशक फैसला जो दिया था हम उसको जैसा कह रहे हैं वो ठीक है। वही मिसाल परवीन शाकिर वाली है जो मैंने एक दिन पहले दी थी किसी व्लॉग में कि उनसे मनसूब एक वाक़या पता नहीं ठीक है या नहीं, कि जी CSS में उनके सामने उन्हीं की शायरी आ गई थी, उन्होंने जो उसकी तशरीह लिखी वो या बताई उसको, उन्होंने कहा जी नहीं ये आप तो गलत कर रही हैं, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। उन्होंने कहा यार शेर ही मेरा है तुझे। अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की मजबूरी है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला को भी ऑफेंड ना करें। आप फिर बात करेंगे जनवरी 13 क्योंकि बेसिक है जिसकी बुनियाद पे ये सारा फैसला है। जनवरी 13 ने इस इलेक्शन को मैं समझता हूँ कि एक जवाब फराम किया है कि पूरा जो इलेक्शन में एक पार्टी वाइप आउट हुई उसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई, बाद में आप समझते हैं कि काजी फैसला साहब ने यू टर्न लिया, कहा कि मेरी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं, और दूसरे जजेस ने जस्टिस काजी फैसला से ज़रा कि ताकि वो उनकी ना हो, कहा गया कि जी देखिए ना जस्टिस काजी फैसला भी कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं। अगर ये इंटरप्रिटेशन का मामला था तो अभी मुबारक सानी में 2 दफ़ा वज़ाहतें जारी हो गई, काजी साहब ने इस केस में क्यों नहीं की? कर लेनी चाहिए थी, बिल्कुल तब भी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन तब एक तो पीटीआई उस वक्त जो है ना आखिरी दिन आई थी, 6 तारीख को आई थी, 8 तारीख इलेक्शन था, 3 को मेरे ख्याल। हाँ, तो अगर ये अहम था उतना ही तो इसको भी सुन लेते, फिर बेशक छुट्टी का दिन बीच में आ रहा था, कुछ भी हो रहा था। दूसरी बात ये है कि वो जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो तो बाद में आया था ना, 8 फरवरी के बाद आया। उस वक्त माहौल याद करें ना क्या बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि अब इलेक्शन रिलेटेड कोई चीज़ हम इंटरटेन नहीं करेंगे जिससे इलेक्शन डिले होने का खदशा हो। भाई इलेक्शन होगा कैसे जब उसका मेजर जो फ्रीक है जिसने इलेक्शन लड़ना है वो बेयार मददगार फिर रहा है जी कि हमें बताएं हमने क्या करना है। जिस दिन इधर रात को समाअत जारी थी और फैसला आया था, आपको याद है बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टिकट भेज रहा था जी के फैसले की वजह से कि हमने कागजात का वक्त इतना मजीद बढ़ा दिया, इतना मजीद बढ़ा दिया है। पूरे मुल्क से पीटीआई के उम्मीदवार उस वक्त बैठे हुए थे कागज लेके कि हमने क्या फैसले की तरफ देख रहे थे, क्या जमा कराना है। रात 12 बजे आपने आगे कहा जी नहीं, यहाँ कहते हैं जी उसके बाद देखे नहीं। हाँ अब आप कहते हैं जी कि नहीं आपने क्यों नहीं जमा कराया था पीटीआई के टिकट। जनाब आपकी वजह से आप केस लेके बैठे हुए थे, छुट्टी वाले दिन रात के वक्त बैठे हुए थे कि मैंने आज डिसाइड करना है। कहते हैं कि जनाब इलेक्शन की एक्सरसाइज होने थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, और अगर आप इतने क्लियर थे कि इससे पीटीआई इलेक्शन से आउट नहीं होगी फिर तो मसला ही नहीं था ना। फिर तो आप कहते जाए लड़े इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की हद तक बाद हम इलेक्शन के बाद देख लेंगे ठीक थे या दोबारा करा लेंगे। आप नहीं समझते कि जो रिजल्ट आया 8 फरवरी का उसके बाद जो सूरत हाल बनी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी पोजीशन चेंज की, हालांकि वजाहत करनी नहीं की गई और बाद में अपने एक जवाब फराम किया गया कि मैंने इस वजह से मुनीर ने एक पूरी किताब लिख रही थी कि मेरा फैसला जो है आप इसकी ना दलीलें और वजाहतें और जवाब ही देने की उम्र है, बाकी और कुछ भी नहीं रह गया हुआ उसका हल। बाकी ये इस फैसले की ना अब दलीलें इसमें लपेटती रहेंगी। मसला ये है कि जब आपने तब जब जो बात में कर रहा था कि जब आप तभी क्लियर थे कि पीटीआई इस फैसले के बाद भी मुतासर नहीं होगी तो फिर फैसले को रहने देते ना यार। 56,000 केसेस रखे हुए थे, उसके बाद आप सुन लेते आगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। आप उस रात इधर खड़ा करके उन लोगों को अकबर एस बाबर और फलां के ट्रायल कोर्ट की तरह बयान रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा जी आप किस दिन गए, अच्छा आपको कागज नहीं मिले, उसके जवाब में आपने पूछा उनसे कि ये हमारे पास किस वक्त आया या क्या हुआ, और कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और यहाँ अपनी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी शुरू। हाँ जी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी। और वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अब कहते हैं ना जी सुनी हिदायत कौंसिल में सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं, और खुद जो है फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो की वो भी काम नहीं था। खैर अब ये बताएं कि जो हालात बनाए जा रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा है कि रिव्यू फाइल हो गया,
फौरी इलेक्शन एक्ट में तरमीम ही आ गई हैं। एक ताकतवर बाज़ार ये लग रहा है तबका मुक़्तदर हल्के वो भी साथ हैं इस मामले में, जैसे लग रहा है, क्या पता वहाँ कोई हो, लेकिन फ़िलहाल तो कोई जिस तरह के एक्शन हो रहे हैं वहाँ। जस्टिस काजी फैसल भी रिव्यू की जल्दी में हैं, 2 जजेस भी हैं, तो इसमें 8 जजेस आप नहीं समझते कि अल्टीमेट वो जो उनका जजमेंट है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा या वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा? ये पूरे मुल्क में जो गंद फैला हुआ है ना, उसको झाड़ू दे के ना जैसे कोई कार्नर में लगा के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रख रहा है कि इसको या तो आप साफ़ करें या इसको आप कहीं पे अंडर कारपेट डालें, ये आपकी जिम्मेदारी है, हमसे तो नहीं होगा। ये तो वो बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ। अगर ये सारा मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में डाल के ना अब इखलाकी दबाव बढ़ाया जाएगा जी कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इस बार पार्लियामेंट को मुकद्दम रखे या फिर पार्लियामेंट को उठा के बाहर फेंक दे। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें आज से शुरू हो जाएंगी कि हमने मामला रख दिया है, आईनी इदारा भी अब सुप्रीम कोर्ट के सामने, हम सियासी जमातें ही तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये लिख रहे हैं दबाव डलवाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। और इस दबाव से निकलने के लिए जितना जल्दी मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आएगा वो उसका जवाब नहीं, लेकिन वो जवाब फिर तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा ना अगलों का। देखें कि अगर दबाव में जल्दी फैसला आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि फैसला अगर आए वो जो सारी इस डस्ट ही बिठा दे, जो आप नुकात उठा रहे हैं। बात ये है जब नहीं मानना किसी ने, खैर अभी जो अगर वो कहते हैं हमने की है तो सादा कानून साजी उसके ऊपर कैसे आएगी? ये हम सारी बातें कर रहे हैं जिस तरह की ये इनके हुकूमती लोग कह रहे हैं कि ये जो लेजिस्लेशन हुई है ये 2 मिनट में सस्टेनेबल नहीं, लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली परसेप्शन ये बने कि कुछ इदारों में या कहीं जगह कम्प्लिसिटी हो तो फिर हालात जो है ना वो आप किसी तरह भी हो। मुझे बताएं और ये ट्रेंड शुरू हुआ था 90 दिन के अंदर इंतखाबात के मामले में, वहाँ भी इसी तरह के सुप्रीम कोर्ट की तकसीम हुई, ये पीडीएम गवर्नमेंट को कामयाबी हुई। उसकी वजह एक और थी, बंदियाल साहब की अपनी कमज़ोरी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड थी, वहाँ एक ऐसा लग रहा था कि वो पीटीआई को इक़्तिदार देना चाह रहे हैं और काजी फैसल को घर भेजना चाह रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अब जो है अब मुझे समझ नहीं आ रहा थी कि जस्टिस काजी फैसल जो है वो क्यों इतने ज़्यादा इस मामले में, उनका रोल आप नहीं समझते कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो अपने इदारे के साथ खड़े हो जाएं तो ये सारी चीज़ें रुक जाएं। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को तकदीर इतनी बार मौके दे रही है जितनी शायद किसी को दे। तकदीर एक बार इसे रिजेक्ट कर दे, जो तारीख वो दोबारा नहीं मौका दिया करती। बिल्कुल, लेकिन इनको तीसरा मौका मिला। एजाज अफजल खान ने सिर्फ पनामा में नवाज शरीफ को नायल किया, हालांकि बहुत फाइनेस्ट जज, दोबारा आपको चांस डिस्क्वालीफाई। उनकी हालत जो मतलब है, उनके जो हिस्ट्री में ऐसे जज जो हैं गुजरे हैं जिन्होंने एक फैसलों ने उनको तबाह कर दी। काजी साहब को इतनी अपॉर्चुनिटी दूसरी इनको मिली, पहले तो उनको वो बल्ले वाले उसमें मिली थी, ठीक है, वो तो चलो पहला वाकया था। उसके बाद मखसूस नशिस्तों के केस में इनको अपॉर्चुनिटी मिली कि जनाब आप उसमें खुल के कहें, लगे लिपटी रखे बगैर कि जनाब आपने पीटीआई से गलती की है, ज्यादती की है और ये मैंडेट उनका बनता है वापस करना है। आपने गलती की निशानदेही की और गलती का अजाला करने से आप रुक गए कि हमने नहीं करना, तो करना चाहिए था, जजों के साथ खड़ा होना चाहिए था। वजह क्या है? अब तीसरा मौका इनको दिया गया है कि बजाय उनको वाजे नजर आ रहा है कि यार उनके साथ ही 8 जजेस है ना जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, उनके ऑर्डर को गैर मौसर करने के लिए किस तरह की कानून साजियां हो रही हैं। तो आज वो अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दें, कल प्रैक्टिस प्रोसीजर के सामने इसे रख के 3 रुकनी से या फिर ना रखें और सो मोटो ले लें, वो कासिम सूरी जैसा मामला बना दें माहौल, तो चीफ जस्टिस वो कहें जी आप बाकी छोड़े ना, वो हमारा अंदरूनी मामला था, हम खिलाफ करते रहते हैं जजेस आपस में कि फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, जो मेजोरिटी जजमेंट है उसने इम्प्लीमेंट होना है। तो आप जाएँ खुद मिसाल देते हैं कि जी नज़रसानी का स्कोप इतना कम होता है कि भुट्टो केस में जिन लोग जजों ने फांसी नहीं भी दी थी नज़रसानी, उन्होंने भी खारिज की थी क्योंकि उसका स्कोप ही कम है। या चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब 2-3 बार खुद ओपन कोर्ट में रिमार्क्स दे चुके हैं। तो जब उनको पता है कि नज़रसानी का स्कोप उतना है ही नहीं, एरर दिखाना होगा क्यों आ गए सुप्रीम? आप खुल के आपने वजह क्या है पीछे मसला, पूरी स्टोरी देखें। अब एलानिया तो वजह नहीं है, बाजार तो आप खबरें दे रहे थे कि जनाब वो एक्सटेंशन नहीं चाहते, ठीक है जी, मुझे लगता है वो एक्सटेंशन के नाम पे एक्सटेंशन नहीं चाहते। नहीं, वर्ड तो उनके यही थे ना, हुकूमत को कन्वे कर दिया था हुकूमत एक्सटेंशन नहीं लूंगा, लेकिन अगर हुकूमत आईनी पैकेज से सारे मुलाजमीन की मुल्क भर की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दे, जजों की इस्तीफा देके तो नहीं जाएंगे ना। आजम वज़ीर तारड़ साहब यहाँ से निकलते हुए एक दिन हमने उनका शॉर्ट कर लिया था रिकॉर्ड पे, उन्होंने कहा जी इस तरह का पैकेज ज़ेरे गौर है जिसमें सारे वो माशी मामलात से मुतल्लिक है कि हम इनको रिटायरमेंट ना दें सारों को और इनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें, सारे सरकारी मुलाजमीन के जजेस की भी उसमें बढ़ जाएगी, उन्होंने माना था। तो जब 3 साल बढ़ जाएगी तो फिर इस्तीफा देके तो घर नहीं जाने वाले ना, फिर तो रहेंगे, फिर कहेंगे जी आप तो देखें कानून है और मैंने आइन और कानून के मुताबिक हल्फ लिया हुआ है और उसके तहत मैं बैठा हुआ हूँ। तो एक्सटेंशन के नाम पर एक्सटेंशन तो वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि नहीं लेनी। इस तरह कोई आइनी तरमीम हो जाती है तो वो तो फिर नहीं, एक्सटेंशन नहीं लेनी, तो ये इतना
जो विद इन सुप्रीम कोर्ट रिफ्ट, जैसे मंसूर अली शाह रिव्यू जल्दी लगाओ, ये करो, इंफ्रक्चुअस हो जाएगा। हालांकि हुकूमत तो चल रही है ना, या तो होता है कि हुकूमत जो 12 जुलाई के बाद चली जाती। जुडिशल पैकेज आप नहीं समझते कि असल मसला है, और निज़ाम की कंटिन्यूटी चीफ जस्टिस काजी फैसा एक उसकी ज़मानत है। काजी साहब अगर जाएंगे तो निज़ाम को ख़तरा है कि कहीं निज़ाम को चलाने वालों को ख़तरा है कि कहीं निज़ाम ही न असल निज़ाम को ख़तरा ये है कि काजी साहब के जाने के बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की और जो उनकी पूरी एक थिंकिंग है, और विद इन जो सुप्रीम कोर्ट जो उनसे ज़हनी मुताबिकत रखने वाले जजेज़ हैं, हम ख्याल की टर्मिनोलॉजी मैंने खुद अवॉइड की है, वो ये समझते हैं कि विल ऑफ पब्लिक जो है ना उसको हमने प्रिवेल करना है, और अवामी मैंडेट पे जो कुछ हुआ है ना उसको हमने बात ये भी है सुहेल कि अगर हुकूमत को ये मौजूदा, क्योंकि सुना है ये भी इतला है कि नून लीग को भी नैरेटिव की ज़रूरत है इस वक्त। क्यों निकाला एपिसोड 2 शुरू हो कि हमें क्यों निकाला जी? नहीं, उनको ये इस बार ये बयानिया मिलना नहीं है, क्योंकि इस बार कोई केस धांधली का नहीं लगेगा जिसमें कहेंगे जी। तो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ ये है कि ट्रिब्यूनल में जल्दी ताकि हमारे ट्रिब्यूनल असल इशू में रोज 1 विकेट गिर रही होगी, 2 विकेटें गिर रही होगी, वो ना हो, वो गारंटी चाहिए। तो वो उनको लगता है कि ये मंसूर अली शाह अगर गारंटी दे दें तो अभी तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। अगर काजी साहब तो वैसे ही वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, उन्होंने जजमेंट सस्पेंड की हुई है। गारंटी ना तो काजी साहब ने दी हुई है उन्हें कि ये नहीं होगा। काजी साहब कासिम सूरी का केस लगा के बैठे हुए हैं और उन्हें भागने नहीं दे रहे। कहते हैं कि मैं आपको इबरत का निशान बनाऊंगा कि आप ट्रिब्यूनल से स्टे लेके कैसे बैठ रहे, और आइंदा कोई ऐसा ना कर सके कि ट्रिब्यूनल के स्टे पे हारा हुआ बंदा बैठा रहे। ये काजी साहब ने स्टैंड लिया हुआ है। अब वो केस क्यों नहीं बार बार लग रहा, इश्तिहार भी जारी हुआ था। मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट केस कासिम सूरी केस वो है जो यहाँ पे चीफ जस्टिस काजी साहब लगाएं, उनके पास फुल टॉस है, उस पर मारें छक्का कहें जी आज के बाद इस मुल्क में जो है ना 180 दिन से ऊपर 181 दिन अगर हुआ ना ट्रिब्यूनल का तो उसके ऊपर जनाब ये असल में मसला ये है सुहेल के वो हालात इस तरह के हैं कि फॉर्म 45, 47 के मामले पंजाब में काफ़ी विकटें गिरेंगी और अहम विकटें गिरेंगी। मरियम नवाज की और सारा नैरेटिव पॉलिटिकली कितना नून लीग को नुकसान होगा अगर ये क्लेम जो है पीटीआई का हो जाए कि इनकी 19 सीटें और इनको दी 80 गई हैं। कहा ये जा रहा है, जो मैं आपको बताऊं, ये खबर है कि अगर चीफ जस्टिस साहब चले गए और जैसे मंसूर अली शाह साहब आएंगे और नून लीग को लगा स्मेल होना कि जनाब ट्रिब्यूनल अब एक्टिव होंगे, तो जो कुछ 2-3 अहम अहदों पर उनकी शख्सियात है ना वो खराबी सेहत का बहाना बनाकर इंग्लैंड जा सकती हैं। वो अपनी कौमी असम्बली की सूबाई असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं पेशगी कि वो उस मामले को गैर मौसर कर दें ताकि बच्ची खुची सियासत जो है ना उसको लेकर वापस कम अज़ कम एमन फिर। हाँ, ये वैसे नून में मेरी एक दो लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम नून लीग में एक है तबका जो कहता है कि हमें नैरेटिव की तरफ जाना चाहिए, हमें हुकूमत छोड़नी चाहिए। दूसरी तरफ ये मियाँ साहब कहते हैं, निज़ाम चलाने वालों को भी कहते हैं कि जुडिशरी को मैनेज करना और पीटीआई को संभालना आपका काम है। तो अगली साइड दूसरी तरफ से ये लोग कहते हैं जी इकॉनमी फिर आप कैसे कोई वहाँ भी तो बेहतरी करें ना, ये मामला है। फिर अभी साहब की फ्रस्ट्रेशन ये है कि जितना गंद है वो टोकरा उनके साथ रखा जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने उनको सिर्फ अदम एतमाद की तरफ नहीं जा रही, उनके खिलाफ वो खड़ी है और कहती है जी जो है आप लेंगे। उसमें तो फेलियर पीटीआई का मामला है कि पीटीआई अभी तक एंगेज नहीं कर रही, ना अपोजिशन में कोई लोगों को कर रही है ना इधर का। तो मैं आपको एक और खबर दे रहा हूँ ना, मखसूस नशिस्तों के जब केस चल रहा था उस दौरान ये चीज़ डिस्कस हुई पीटीआई में। इमरान खान साहब ने कहा कि भाई क्या ज़रूरत है, क्यों फ्रीक बन रहे हैं, आप छोड़ें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही उसके कवर में रहने दें पार्लियामेंट के अंदर। हमें तो अब बनाना है बयानिया गर्मियाँ गुजरें, हमने तो सड़कें गर्म करनी है, हमने तो इनसे पूरा मैंडेट वापस लेना है। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं, इमरान खान का ये गवर्नमेंट को एक चीज़ और समझनी चाहिए, ये जो करने जा रहे हैं ना कि दोबारा उसे पार्लियामेंट से निकालना, इमरान खान इसके लिए पहले उनका प्लान ए यही था कि हमने अब सड़कों की तरफ ही निकलना है। और वो मौलाना फजल रहमान वगैरह के साथ कमिटमेंट ये हो रही है कि हमें एनओसी नहीं मिल रहा, आपको कोई रोक नहीं सकता, जमा नहीं हम भी नहीं रोक सके थे, आप निकले सड़कों पर, माहौल गर्माएं, हम बदले में आपको केपीके में जो आपकी सीटें जो आपका पॉलिटिकल कैपिटल केपीके से लॉस हो चुका है, हम आपके साथ यकीनी बना सकते हैं कि हम आपके मुखालिफ उम्मीदवार नहीं दिया करेंगे। सेनेट में केपी में इलेक्शन होने हैं, सेनेट में डील हो रही है, लेकिन बात यह है सुहेल के हमें भी पता है कि जब तक पंजाब नहीं जागेगा, पंजाब से बंदे पीटीआई के नहीं निकलेंगे, वोट देना अलग बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। केपी में बड़ा जलसा कर लें, बलूचिस्तान में कर लें, उसका पूरी जो हमारी एक सियासत है उसमें जब तक आप लाहौर से में जलसा नहीं करेंगे, पिंडी में जलसा नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ पीटीआई आ रही है। मैं आपको बताऊं, और पीटीआई ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूं तीसरी कि पीटीआई अपने पंडाल में, लाहौर में और पंजाब में पीटीआई अपने पंडाल में नहीं आएगी, लेकिन पीटीआई किसी के सजाए पंडाल में एंट्री मारेगी। और वो उनका रास्ता ही है, क्योंकि 9 मई के बाद इस तरह के हालात उन पर बने हुए हैं ना। इमरान खान देखें कितने मुतात हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को कहा है जहाँ आपको जलसे की एनओसी नहीं मिलती ना वहाँ आपने जलसा नहीं
करना, क्योंकि हमने अपने किसी कारकुन किसी नहीं, रहनुमा के ऊपर लेकिन एक भी पर्चा और कटने का इनको मौका नहीं देना। मुझे ये बताएं कि स्ट्रीट एजिटेशन ये वो पीटीआई क्या पार्लिमानी सियासत भी करेगी? पार्लिमानी सियासत उनके ऊपर एक तरह से अब नाफुज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता दिया था ना, इसमें जो एक जवाब मिल रहा था वो वफाकी हुकूमत को मिल रहा था। पीटीआई ने तो बरमला आप तय कर लें, लिख लें कि पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आपकी हुकूमत नहीं गिरानी थी, ना पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी थी। इमरान खान से जितने लोगों ने ये ऑप्शन रखा, उन्होंने कहा यार नवाज शरीफ से मेरा सियासी इख्तिलाफ है, नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं, लेकिन आसिफ जरदारी करप्ट हैं, ये इमरान खान का मौक़िफ़ है। देखिए वो आसिफ जरदारी के साथ चलने को तैयार नहीं है। वहाँ मलक रियाज को किसने भेजा था जरदारी साहब के लिए? जब वो फ़ोन पे बात होगी, अब लेट हो गया काम, छोड़ दें। यहाँ जो असल पीटीआई को भी जो चलाने वाले हैं, जब वो कहेंगे कि इनके साथ मिल जाओ, ये भी तो मसला ये है कि जो मॉरल ग्राउंड पीटीआई का भी इस वक्त माजरत के साथ है, वो भी जब सियासी लोगों से हट के बात कर रहे हैं उन लोगों से और कहते हैं जी वो हमें प्लान करके दें, वो इदारों के साथ देखें। जब इदारों के कंधों पे आप चढ़ेंगे ना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे, चाहे वो आप एस्टैब्लिशमेंट के, उसको आप सियासत नहीं कर रहे हैं। पीटीआई से या जो इमरान खान से लोग मिल के आते हैं, उनसे पूछें वो ये क्यों कह रहे हैं, उससे इदारे ऑफेंड भी हो रहे हैं। वो ये मौक़िफ़ इसलिए कह रहे हैं कि वो जब ये कहते हैं ना कि मुज़ाकरात उनसे होंगे, तो उन पे बेसिकली इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि हमारे साथ कर आप रहे हैं, हमारे खिलाफ एंटी पार्टी आप हैं, ये लोग नहीं हैं, ये डमी हैं। मुज़ाकरात यही है ना कि हमारे लगा रहे हैं। वो क्या वो जो सिविलियन सुप्रीमेसी है, इमरान खान की पोजीशन उसमें क्या है? क्या फिर वो उसी तरह 2019 की तरह जिस तरह मिल के और कहते थे कि जी बिल्कुल जो है खून टैपिंग भी होनी चाहिए, सब कुछ, उस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा बयानिया तो इमरान खान चला रहे थे, क्या वो दोबारा वो इस तरफ जाएंगे या वो अब सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ बात करेंगे? देखिए फिलहाल तो उनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं हम उस तक बात कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई को या जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अभी सब कुछ सीखा नहीं, तो क्या पीटीआई? एक और चीज़ बताता हूँ, इमरान खान साहब जितना अदालतों में पेश होते रहे, हाई कोर्ट्स वगैरह आते थे, मैं वहाँ मौजूद होता था, कभी आधा घंटा पहले आते, कभी 20 मिनट पहले। कुछ सवालात जो मैं उनसे करते थे, एक दो बार मैंने ऐसे सवालात किए कि मैं असल में खरीदना चाहता था कि इनकी बेसिक थिंकिंग क्या है। जो हम उनको एक हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते थे ना, इमरान खान की विद इन हिमसेल्फ उनकी एक अपनी थिंकिंग और एक स्ट्रॉन्ग नज़रिया ये है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, इसमें ये बहस ही नहीं होनी चाहिए कि फ़ौज हुकूमत। इसमें आपको जब आप हुकूमत में हूँ तो इन सारी चीज़ों को लेके तो समझ आ गई आप ना? एक इसका मतलब है कि इमरान खान कहते हैं कि फ़ौज एस्टेब्लिशमेंट उधर से नाराज़ होकर मेरे साथ हो जाए, बस ये है ना, बाकी तो कोई नहीं। ये मैं नहीं कह रहा कि इस वक्त वो कह रहे हैं कि मेरे साथ हो जाए, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को ये जो आप बता रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि जी सारा कुछ आइन हमारा पाकिस्तान का, फिर आइन में वो सारी चीज़ें लिख दें तो फिर ठीक है, बिल्कुल है। लेकिन इमरान खान तब ये समझते थे कि जी पाकिस्तान में ना इन इदारों को साथ साथ मिलकर चलना चाहिए और ये बहस बाहर जानी नहीं चाहिए कि यहाँ पे कोई मसला है, ठीक है। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि मसला चूंकि उधर से हो रहा है तो वो बात करें कि जी ये मसला नहीं हुआ करेगा और प्राइम मिनिस्टर होगा। आप देखें ये सारी कंट्रोवर्सी छिड़ी कहाँ से थी कि मैं जी इंटरव्यू करूँगा फिर अपॉइंट करूँगा, उसकी वजह क्या थी? ठीक है, अथॉरिटी उनको पता चल गया था मेरी अथॉरिटी नहीं है। अब वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी हो, इस हद तक उनमें चेंज आई है। ये है कि जो जमहूरियत है ना, इसमें रूल्स ऑफ इसको मिस यूज़ में हर एक को अकोमोडेट करना पड़ता है। जब आप समझेंगे अथॉरिटेरियन बनेंगे ना, कोई भी जमात है, जब एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो जमहूरियत नहीं चल सकती। बिल्कुल तो यही मामला है। दूसरा, इमरान खान को एक खतरा है। इमरान खान समझते हैं कि नवाज शरीफ या जरदारी के साथ जिस दिन वो बैठे ना, तो उस दिन जो उनका कैपिटल है ना पॉलिटिकल, वो लूज होना शुरू हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट से बैठ जाए, मुल्क चला लें, जिंदगी बनाया ये है, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत बना लें, फिर उनकी कैपिटल नहीं मसला होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि ये यही बात हो रही है। जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी तो फिर सिर्फ ये है कि बारियों का मसला है ना, प्रॉब्लम ये है कि अदरवाइज तो कोई पाकिस्तान में मसला ये होता है ना, जब एक होता है ना ज़ेर-ए-ताब, तो जब एक शख्स ज़ेर-ए-ताब होता है ना, तो जो उसके मुखालिफ जो पहले रह चुके होते हैं, अगर वो उस वक्त स्टैंड ले लिया करें ना, जिस तरह की आज राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि इमरान खान हमारा दुश्मन नहीं है, सियासी रईफ है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रहा है, उसको सियासतदानों के साथ बिल्कुल होना चाहिए, क्या मसला है इसमें। तो इस तरह की गुफ्तगू अगर पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ करें इस वक्त, वो कहेंगे नहीं जी साइड पे हट जाए, हमारा अपना सियासी मामला है, हम इसको लेके चलेंगे, बजाय इसके कि नहीं जी अच्छा जी उस वक्त इसका बाजू मरोड़ा हुआ है, मैं 88,000 से हारा हूँ इलेक्शन, लेकिन मैं बैठूंगा हुकूमत में करूँगा। तो ये मसाइल फिर तब पैदा होते हैं। थैंक यू सो मच सुहेल साहब। जी नाज़रीन, आपने सुना मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी और उस पर हमारा तबसरा, और फिर पीटीआई की सियासत और फ्यूचर में क्या पीटीआई कोई तब्दीली लाई जाए, पीटीआई की सियासत में कोई तब्दीली आएगी। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।